हेलो जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं जैक का पेपर जो क्लास 9th का है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास 9th का पेपर है 2025 में जो पेपर आया था। यहाँ आप देख सकते हैं जैसा कि क्लास 9 एग्जामिनेशन 2025 में जो पेपर आया था उसका आज पेपर देखने वाले हैं। ये रहा सामाजिक विज्ञान, इसी का पेपर आज देखने वाले हैं। सोशल साइंस का MCQ टाइप, जिसमें आप लोगों को 1.5 घंटा यानी 1 घंटा 30 मिनट आप लोगों को समय दिया जाएगा और जिसमें आप लोगों को 40 ऑब्जेक्टिव करना है। पूर्णांक 40 यानी नंबर फुल मार्क्स 40 रहेंगे, जिसमें 40 MCQ होगा। आप लोगों को 1 घंटा 15 मिनट आप लोगों को समय दिया जाएगा। उसी में 15 मिनट आपको पहले पढ़ने के लिए दिया जाएगा, तो उसी समय आप लोगों को क्वेश्चन करना है। तो उसी का आज देखने वाले हैं कैसा क्वेश्चन आया था 2025 में। इससे आप पता कर पाएंगे आपकी तैयारी कितनी है। आप अगर सब क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप अपना कमेंट में बताएं कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं, जैसा कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार इंस्ट्रक्शन दिया है, यहाँ दिया है 40 MCQ होंगे। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ओमार शीट, जैसा कि आप लोगों का पेपर ओमार शीट पर होता है और 40 प्रश्न दिए जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है जब लुई 16वें फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ उस समय उसकी उम्र क्या थी? तो उस समय उसकी उम्र क्या थी? तो 20 वर्ष थी उसकी उम्र। लुई 16वां फ्रांस का अंतिम राजा था और इसका शासनकाल कितना था आप लोगों को पता है? इसका शासनकाल 1774 से 1792 तक इन्होंने शासन किया था। 1792 तक, और ये लास्ट राजा था, यानी इसके बाद फ्रांस में क्रांति हो गया था और इसे राजगद्दी से हटा दिया गया था। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 है, लुई 16वें के शासनकाल में किस देश ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने की सहायता की थी? तो किस देश ने सहायता की थी? तो आंसर सी होगा, फ्रांस ने सहायता की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब की बार 3 है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रांस अधिकांश लोगों का मुख्य खाद्य क्या था जिसकी कीमत तेज़ी से वृद्धि हुई थी? तो क्या था? आप लोग टेक्स्ट बुक का यदि कहानी पढ़ेंगे तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो इसका आंसर होगा बी, पाव रोटी यानी ब्रेड, जिससे वहाँ वृद्धि काफ़ी तेज़ी से हो गया था और ये मेन फैक्टर था कि फ्रांस की क्रांति हुआ था, यानी मुख्य कारक रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अपने आप को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र क्या मानते थे? प्रवक्ता मानते थे। प्रवक्ता मतलब होता है क्योंकि वे समाज के सबसे बड़े हिस्से के प्रतिनिधित्व करते थे, तो इसलिए उसे प्रवक्ता कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, रूसी साम्राज्य के लगभग कितनी प्रतिशत जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी? कितनी प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर थी? तो इसका आंसर होगा 85% जनता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसा आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के कृत निश्चय किया था? यानी किसने निश्चय किया था कि जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाएंगे? तो किसने तय किया था? हिटलर ने। हिटलर, जिसका पूरा नाम है एडोल्फ हिटलर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1929 से 32 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई मंदी के कारण अमेरिकी देश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अमेरिकी देश पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था? तो इन सभी प्रभाव पड़े थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई थी, यानी आय सब लोग का आधा हो गया था। फैक्ट्रियां वहाँ पर बंद हो गई थी। निर्यात गिरता जा रहा था, यानी एक्सपोर्ट जो करता था
जो जो भी अमेरिका अपना एक्सपोर्ट करता था, उस सब का सब कम हो रहा था धीरे धीरे। तो आंसर डी होगा, इनमें सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रांस के राष्ट्रगान मार्सिले की रचयिता निम्न में से कौन है? तो इसके रचयिता हैं रॉजेट दी लाइल। रॉजेट दी लाइल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किसके विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था? आंसर होगा ए, कार्ल मार्क्स के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1905 में औपनिवेशिक सरकार के किस प्रस्ताव से बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए थे? तो आंसर होगा जंगलों के, ए नंबर, इनमें सभी आंसर होगा। इस सब जंगलों के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने से, घुमंतू खेती रोकने से और शिकार व अन्य उत्पादों का संग्रह पर पाबंदी लगाने से। आंसर होगा डी, इन सभी के कारण। क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाने जाने वाले नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का भाग किस पठार की ज्यादातर भागों पर फैला है? किस पठार के ज्यादातर भागों पर फैला है? तो आंसर होगा ए नंबर, मालवा के पठार। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सन 1869 में किस नहर के खुलने से भारत व यूरोप के बीच दूरी कम हो गई? तो किस नहर के खुलने से? तो आंसर होगा सी, सुएज नहर के खुलने से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित दक्षिण का पठार किस प्रकार का भूभाग है? तो किस प्रकार का भूभाग है? आंसर होगा ए, त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गारो, खासी व जयंतिया ये तीनों पहाड़ियाँ के नाम हैं जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा डी, मेघालय में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब की बार 15 है, हिमालय की नदियां अपने मार्ग को किस भाग में तीव्र अपरदन क्रिया करती है? तो किस भाग में तीव्र अपरदन क्रिया होती है? तो आंसर होगा ऊपरी भाग, क्योंकि ऊपरी भाग से ढलान अधिकतर होती है तो अपरदन, मिट्टी का बहाव अधिक हो जाता है और अधिकतर मिट्टी नीचे की ओर अपरदन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, देख सकते हैं आप, तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण ये प्रमुख रूप से किसके तत्व माने जाते हैं? तो ये किसके तत्व माने जाते हैं? तो आंसर होगा सी नंबर, मौसम एवं जलवायु के। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में अक्सर होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? ए नंबर होगा, आंसर होगा ए, पूर्वी मानसूनी वर्षा। इसे स्थानीय भाषा यानी केरल और कर्नाटक के लोग क्या कहते हैं? इसे आम्र वर्षा कहते हैं, केरल और कर्नाटक के लोग। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत जैसे देश के लिए सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में से किसका महत्व बहुत ज़्यादा है? तो किसका महत्व ज़्यादा है? आंसर होगा ए, नदियों का। नदियाँ ही नहीं रहेंगे तो सिंचाई कैसे करेंगे? नौ संचालन मतलब नाव चलाना, और जल विद्युत निर्माण यानी जल से विद्युत निर्माण करना। तो इसमें सबसे महत्व अधिक किसका है? नदियाँ का। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित निम्न में से कौन विश्व में सबसे ज़्यादा औसत वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन सा है? आंसर होगा ए नंबर, मासिनराम। आप लोग जानते हैं विश्व का सबसे अधिक वर्षा होता है, विश्व का सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थल भी मासिनराम है, जो मेघालय में स्थित
खासी पहाड़ी में है मासिनराम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब की बार 20 है। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था। अब की शायद हम लोग अभी चीन से आगे चल रहे हैं। वर्ष 2045 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन बन सकता है? कौन बन सकता है? डी नंबर भारत। क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित में से किस देश में सिर्फ शासक दल ही चुनाव लड़ सकते हैं? तो आंसर होगा बी नंबर मैक्सिको में। मैक्सिको में केवल शासक दल ही चुनाव लड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है। पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार कौन राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है? यह क्वेश्चन बनाने वाला एग्जामिनर क्या सोच के दिया है? यह पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो पाकिस्तान के बारे में पूछ लिया है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन क्या पूछा आप लोग जैसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन जैसा दिया था कि पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार कौन राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है? पाकिस्तान में कौन भंग कर सकता है? तो क्वेश्चन शायद एग्जामिनर जो बनाया होगा वो पाकिस्तान का सपोर्टर होगा, इसलिए वो एक ऐसा क्वेश्चन बना के दे रहा है। चलिए से आगे बढ़ते हैं। वैसे ही मैंने मजाक में कहा दोस्तों। सोचिए आप 9 क्लास के बच्चे हैं, आप लोगों को पाकिस्तान के बारे में क्या पता होगा, और वो भी हमारा जो शत्रु देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के किस देश में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व के इतिहास में अब तक का सबसे भयावह अकाल था? तो ये कौन सा किस देश में पड़ा था? तो आंसर होगा सी चीन में। जैसा कि आप देख सकते हैं चीन में। यहाँ इस अकाल के दौरान लगभग 1.5 से 4 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी चाइना में। इतना भयावह अकाल पड़ा था। अकाल मतलब यानी जमीन सूखा हो गया था, भोजन खाने पीने की व्यवस्था ना थी, उसी को अकाल कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 24 है। किस प्रकार की व्यवस्था सभी नागरिकों को सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करता है? तो किस प्रकार की व्यवस्था है? ये नंबर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी यानी लोगों का सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सरकार के अधिकारों को सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों का क्या अधिकार है? तो कौन तय करता है? संविधान। आंसर होगा डी, संविधान तय करता है कि सरकार की सीमा तय करता है और नागरिकों का क्या क्या अधिकार है, इस सब बताता है संविधान। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है। भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? आंसर होगा बी, प्रस्तावना को। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। और किसने कहा है? तो ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। आंसर आप लोगों को मारना है ठाकुर दास। अगर आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए किसने कहा है, तो ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? यानी लोकतंत्र मतलब लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व, तो शासन का बागडोर संभाल रहा हो, यानी उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। तो 27 नंबर में लोकतंत्र में रहने वाले लोगों के पास क्या क्या अधिकार होता है? अपने मताधिकार का प्रयोग यानी अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार होता है। और ऑप्शन बी है चुनाव लड़कर प्रतिनिधित्व बनने का अधिकार है। और अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार, यानी अपने विचार को बता सकता है, दूसरों तक फैला सकता है। तो आंसर होगा डी नंबर, इनमें सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो आंसर होगा सी, गांधी जी सदस्य नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? यानी भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्र सभा को क्या कहा जाता है? सांसद।
झारखंड में, जैसे कि मैं जैक बोर्ड का पढ़ाता हूँ, तो झारखंड में 14 सांसद हैं। तो आप लोग के क्षेत्र में कौन सांसद हैं, तो कमेंट करके बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, संसद का अधिकार निम्न में से क्या होता है? तो संसद नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों को संशोधन कर सकती है, और सी नंबर मौजूदा कानूनों को खत्म कर सकती है। इन सभी का अधिकार है संसद को। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर अब की बार 31 है, पालमपुर में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के थे, वहाँ कितने परिवार निवास करते थे? 80 परिवार निवास करते थे जो उच्च जाति के थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि किसे माना जाता है? तो उत्पादन की प्रमुख गतिविधि भारत में आज भी कृषि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भूमि के बाद दूसरी आवश्यकता किसे माना जाता है? यानी भूमि सबसे पहले, किसी के उत्पादन में भूमि ज़रूरत होती है, तो भूमि के बाद क्या आवश्यकता होती है? तो भूमि के बाद श्रम, यानी पहले हम भूमि तैयार कर लिए, उसके बाद हमें श्रम पड़ेगी, और तीसरी जो होती है उसे पूंजी होती है। तो किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? तो पहली पड़ती है हमें भूमि पड़ती है, उसके बाद दूसरी पड़ती है, जैसे के बाद दूसरी होती है श्रम होती है, और तीसरी जो होती है वो पूंजी होती है। इन सभी के मिलाकर हम किसी चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं। तीसरा क्या होगा? पूंजी। पूंजी मतलब यानी धन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो इसका आंसर सी होगा, जैसा कि मैंने बताया, श्रम। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर है, जब औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन कई वर्षों तक प्रयोग होता है, तो इन्हें किस प्रकार की पूंजी कहा जाता है? तो किस प्रकार की पूंजी कहा जाता है? तो बी नंबर स्थायी पूंजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, पालमपुर गांव के किसान पशुओं के चारे के प्रयोग के लिए किस मौसम में ज्वार और बाजरा का उत्पादन करते थे? किस मौसम में ज्वार और बाजरा का उत्पादन करते थे? वर्षा ऋतु में। वर्षा, क्योंकि ज्वार और बाजरा में अधिक पानी की आवश्यकता होती थी, तो ये वर्षा ऋतु में इसका उत्पादन करते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश में भविष्य किस प्रकार की प्रतिफल प्राप्त होगा? यानी मानव संसाधन जो शिक्षा और चिकित्सा पर सेवा करेगा, वो भविष्य में किस प्रकार का प्रतिफल प्राप्त होगा? तो उच्च प्रतिफल प्राप्त होगा। आंसर होगा बी नंबर 36 का बी नंबर आंसर होगा, उच्च फल प्राप्त होगा। यानी शिक्षा से कोई व्यक्ति कुछ नया आविष्कार करेगा, चिकित्सा में क्षेत्र में काफ़ी चीज़ें सस्ती होंगी, इससे उच्च गुणवत्ता प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 है, शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं क्योंकि उन्हें स्वयं भी निम्न में से किसके महत्व का अनुभव किया होगा? तो उन्होंने शिक्षा का अनुभव किया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में लगभग 26 करोड़ की जनसंख्या क्या है? निर्धन है, कुपोषण का शिकार है, निरक्षर है। निरक्षर मतलब जो बिना पढ़ा लिखा हुआ है। तो आंसर होगा डी, इनमें सभी। 26 करोड़ जनता ऐसा है भारत में जो ना ही उसके पास धन है, और वो कुपोषण के शिकार यानी बीमारी के शिकार हैं, और जो पढ़ा लिखा नहीं है। 26 करोड़ जनसंख्या, समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की सबसे कठिन सामाजिक आर्थिक
समस्या क्या है, तो सामाजिक और आर्थिक समस्या क्या है, दोनों को मिलाकर बताना है। तो निर्धनता, भारत में औद्योगिक पिछड़ापन नहीं है, औद्योगिक यानी कि भारत में बहुत औद्योगिक, तो इसी कारण हम लोग विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आर्थिक विषमता है, यानी जैसे किसी के पास बहुत कम पैसा है, किसी के पास बहुत अधिक पैसा है, आर्थिक विषमता का अर्थ होता है। और खाद्यान्न की कमी, यह भी नहीं है, तो आंसर डी होगा। निर्धनता है भारत में, सामाजिक और आर्थिक दोनों पूछा है, इसलिए आंसर होगा डी, निर्धनता। आखिरी क्वेश्चन 40 नंबर है। इससे पहले आपकी बता दें कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। तो 40 में से आप कितने नंबर सही कर पाएँ, तो आप लोग ये कमेंट में ज़रूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, यानी कौन से कारक हैं जो जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, यानी गुण को बढ़ाते हैं। तो आंसर होगा साक्षरता दर। साक्षरता दर मतलब होता है लिटरेसी रेट, यानी जो साक्षर मतलब होता है शिक्षित होना। बी नंबर है लोगों की स्वास्थ्य, यानी लोगों का जो आप हेल्थ कहते हैं। सी नंबर है कौशल निर्माण, यानी कोई स्किल डेवलप कर देना। तो आंसर है डी होगा। इनमें से सभी, कौन सी होगा, डी, इनमें से सभी। यह सब रहेगा तभी जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ेगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि मैं तो सभी सब्जेक्ट हैं उन सभी के MCQ और VVI MCQ लाऊंगा, और साथ ही मैं सबका 2025 का पेपर भी इसी प्रकार मैं एक वीडियो बनाता रहूँगा। तो आप लोग सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग 40 में से कितने सही कर पाएँ। जय हिंद दोस्तों।